इतना टेढ़ा क्यों किया है? आ रहा है, वो भी आ रहा है। ठीक है, अब अपने को किसके पास जाना पड़ेगा मालूम है? या तो बिल्डर के पास जाओ, या बिल्डर का जो खास बंदा है उसके पास जाओ। लेकिन बिल्डर का जो खास बंदा है ना, उसके साथ मिलो मत, उसके साथ बात मत करो, उसको आपको गोल गोल बात करना पड़ेगा। मैंने ऐसा किया है आकृति में, 4 डाला बेचा था, तो वहां पे जो ऑथोराइज पर्सन है या फिर जिसको पूरे कंस्ट्रक्शन में कमीशन मिलता है, उससे बात करो। समझ में आ रहा है? जैसे अभी आकृति हफ्टाउन गार्डनिया बता था, तो वहां पे एक पर्सन थे जिनको पूरे प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया कि कोई भी माल बिकेगा आपको पर्टिकुलर इतना % मिलेगा। जब एक टाइप का वो पार्टनर हो गया उस प्रोजेक्ट का, डेवलपर का, तो वैसे इंसान से मिलो या फिर डायरेक्ट डेवलपर से मिलो। बहुत सारे ब्रोकर को, यही बहुत सारे लोग हैं तो ये सोचते हैं यार मैं बिल्डर से क्यों मिलूं, बिल्डर इतना बड़ा आदमी, क्या सोचे क्या नहीं सोचे। ऐसा आता है मन में विचार? हेलो, आता है ना? क्या पता क्या सोचे, कुछ नहीं सोचेगा भाई, उसको पैसा देने जा रहे, फायदा कराने जा रहे, उसका काम ही वही है, दिन रात वही कर रहा है। वो 5 फ्लैट लेना हो ना तो 20 फ्लैट की 10 फ्लैट की बात करो, उतना वो डेवलपर भी जानता है कि ब्रोकर आया है 10 फ्लैट लेना है तो 20 फ्लैट की बात करेगा। और कोई भी व्यापारी करता है, बराबर ना? उसके बाद उसको बोलो कि साहब मेरा एक इन्वेस्टर है 10 करोड़ रुपए डालना चाहता है, तो वो पूछेगा क्या, वो अपने आप सामने से ही पूछेगा क्या भाव में माल चाहिए उसको, तब वहां पे बात बनती है। ऐसे आप बोलोगे, इन्वेस्टर को उठा के लेके जाओगे और सेल्स वाले के साथ में बिठा दोगे, तो वहां तुम्हारे साथ बैठ तो लेगा, फिर अगर उसको माल पसंद आया तो वो डायरेक्ट जाएगा और बिल्डर से बात करेगा, फिर तुमको चौड़ी मार देगा। समझ आ रहा है? सुनिए, इन्वेस्टर लोग में ऐसे ही काम होता है। वो लोग को अगर सही भाव नहीं मिला है, तो अगर उसको माल पसंद आ गया तो तुमको चौड़ी मारने में 1 मिनट नहीं लगाएगा, डायरेक्ट पहुंच जाएगा हेड ऑफिस। तो आएगा ही नहीं, ब्रोकर प्रॉब्लम नहीं, ब्रोकरेज ही आएगा। नहीं तो नहीं आएगा। इतना सुनो क्या होता है, डेवलपर जो व्यापारी है वो, उसको मेरा एक बार काम हुआ था एक बिल्डर से, तो उसको मैंने 5.5 करोड़ का माल दिलाया था, ज्यादा नहीं दिलाया था, 5-6 फ्लैट था उसका। 2017-18 की बात है। तो उसने बोला कि विकास में तुम्हें 1% ब्रोकरेज दूंगा। बोले ठीक है साहब। 1% ब्रोकरेज में डन हुआ। उसके बाद मैंने बोला सर ये जो इन्वेस्टर साहब हैं, ऐसे ऐसे मेरे पास करीबन 25-30 लोग और भी हैं, समझ में आ रहा है? तो फ्यूचर में अगर आप किसी को ये दे रहे हो और आशा, तो आपको क्रॉस नहीं करेगा, समझ में आ रहा है? फ्यूचर दिखा के आप अपना वर्तमान को सुधार सकते हो, ये साइकोलॉजी है। अगर आप डेवलपर को बोलोगे ना, अगर हाँ कट्टू कट बात करोगे तो नहीं होगा, मुद्दे की बात करोगे तो कभी चौकड़ी नहीं मारेगा। और एक आध इन्वेस्टर को बिठाने के बाद एक आध फॉल्स इन्वेस्टर को भी जाके बिठा दो उसके सामने, 200-500 हजार रुपए दे के बोलो जाके 20 करोड़ रुपए बात करें। अपने को पैसा निकालना है, किसी का नुकसान नहीं करना है। थोड़ा भी अगर ऐसा लगे ना चौकड़ी कि पैसे में आगे पीछे कर रहे हैं, बोले सर आपसे मिलना चाहता हूँ। बोले क्यों? एक दूसरा इन्वेस्टर भी है, उसको भी कुछ पैसा डालना है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, पहले टाइम देगा की बात करना, ये दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। किसी से बात कर रहे हो, लेकिन क्या बात कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिजल्ट क्या होगा। और तो उसको यहाँ पे कुछ लोग विदाउट पगार काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दिन रात दे रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? आप भी कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ तो रियल होप है ना भाई, सबको कमा रहे हैं, सब लोग को पैसा मिल रहा है, पुराने लोग को मिल रहा है, तो मैं भी करूंगा, मेरे को भी मिलेगा। एक कंपनी में लोग 4-4 महीने काम करते हैं बिना पगार का। जब पगार आएगा आएगा, सबको मिल रहा है तो मेरे को भी मिलेगा। तो होप पे तो दुनिया टिकी हुई है। सही ट्रिक यूज करो, नहीं आएगा ब्रोकरेज। और यहाँ पे भी हम लोग को ब्रोकरेज अटकता है तो ज्यादातर यही पंच मारते हैं, बराबर ना? अगली बार से तेरे साइड पे आऊंगा नहीं मैं, बराबर? तो यही सेम पंच जो सेल्स वाले के साथ मारते हैं, तो ऐसा हमको ये लगता है कि अरे यार मेरा एक धंधा चल जाएगा। तो बिल्डर के साथ भी ओके, बिल्डर के साथ थोड़ी बड़ी बात होगी क्योंकि उसका साइज बड़ा है, उसका दिमाग बड़ा है, उसका सोच बड़ा है, उसका पैसा बड़ा है। थोड़ा इन्वेस्टर लॉबी समझ में आ रहा है?
इन्वेस्टर लॉबी का पैसा डालने का एक ही मकसद है, तेरी जरूरत निकाल, मैं पैसा देता हूं, मेरे को मेरा भाव चाहिए, चाहे दुकान हो चाहे गाला हो। और ज्यादातर इन्वेस्टर शेयर मार्केट में पैसा नहीं डालते। एक जनरल साइकोलॉजी है, समझ लो कि आप आईटी में जॉब कर रहे हो, और आईटी में जॉब कर रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा। एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो सबसे पहला विचार क्या आता है? हॉलीवुड एक्टर हो, नेता हो या फिर आईटी वाला हो, सबसे पहला विचार क्या आता है? पैसा कहाँ डालना चाहिए? प्रॉपर्टी। और ये मुझे लगता है कि आजीवन कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इन्वेस्टर तो बहुत सारे होंगे, हमारे जितने कस्टमर आप लोग को मिल रहे हैं ना, उसकी में से 25-30% कस्टमर तो इन्वेस्टर है, एवरेज ज्यादा। और उनको कन्विंस करना उसके ऊपर गेम है। और सस्ता माल कहां से मिल सकता है? भाई जो इन्वेस्टर के लिए ठीक हो। हाँ, अभी हमारे एक गोल्ड वाले हैं मीरा रोड में, एक कस्टमर एक प्रॉपर्टी बिक रहा था इराइसा में, 1,70,60,00,000 का प्रॉपर्टी है, और उसको इतनी जरूरत थी कि उसने पहले ब्रोकर ने उसको ऑफर दिलवाया 1,20,00,000 का, लेकिन उसमें वो 20 लाख रुपए खांचा मार रहा था। फिर वो कुछ उसको थोड़ा सा क्रॉस समझ में आया कि यार ये बंदा प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ओनर से मीटिंग नहीं करा रहा है, प्रॉब्लम क्या है? फिर उसने चौकी मार दिया। फिर दूसरे ब्रोकर किसी तरह से पहुंचा, पता चला तो मालूम पड़ा कि वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बिक रहा है। बोलो पार्टी को बोला, तुरंत 95 लाख में डील हुआ, एक दिन में पैसा दिया उसको और क्लोज किया उसको। ब्रोकर को भी 2 लाख रुपए दिया एक दिन। तो जिसके पास पैसा रहता है ना, वो सस्ता ढूंढते चलता है। सस्ता कहां मिले? सस्ता निकालना मेन टास्क अपना यही है कि सस्ता माल निकालना। और कहां से सस्ता निकाला जा सकता है? एक तो डेवलपर, चीप प्राइस। ऑक्शन वाले में मैं सहमत नहीं हूं, उसमें दिक्कत भी आती है। और उसमें क्या होता है, ऑक्शन की प्रॉपर्टी में मैं 4-5 डील किया हूं, तो ऑक्शन की प्रॉपर्टी में एक कस्टमर को बैंक का नाम पता चला, तो बैंक के वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट बैंक में चला गया, फिर उसके घर पे जाके वसूली करना पड़ा पैसे का। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, लेकिन पहले एमओयू बनाना पड़ता है कि भाई फ्लैट दिखाने जा रहा हूं, जो फ्लैट का एग्रीमेंट वैल्यू रहेगा उसका 3% आपको देना पड़ेगा। तो फिर उसमें तो अच्छा खासा 30%, 20%, 10%, 40% डिस्काउंट मिलता है। 4-5 डील मैंने किया है बैंक ऑप्शन का। ये बैंक ऑप्शन का सब लोग समझते हैं, कौन नहीं समझता है? हेलो, बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी कौन नहीं समझता है? जयामीन हो गए, गिरीश भाई हो गए, दीप्तेश, और बाकी सब लोग जानते हैं। तो बैंक का खींचा हुआ फ्लैट समझ आ रहा है? जो लोग ईएमआई नहीं भर पाते हैं, तो बैंक क्या करती है, पहले तो 3 महीने का टाइम देती है, फिर 4 महीने का टाइम देती है, फिर उनको एक 6 महीने का ड्यूरेशन देती है कि भाई 4 महीना हो गया है, पैसा नहीं भर पा रहे हो, तो पूरा पैसा एक साथ में भरो। आपको और 1 साल का टाइम देती है। वो फ्लैट खाली कराने के बाद का टाइमिंग है। जिसके पास घर नहीं है उसको 1 साल का टाइम देती है, और वो 1 साल के दरमियान नहीं भर पाया तो आके वो लॉक कर देती है। उसके बाद भी फिर शायद 1 साल का टाइम देती है कि मैं अभी फ्लैट तुम्हारा बंद कर दिया, मैंने सील कर दिया है, 1 साल का टाइम दे रहा हूँ, पूरा पैसा देके जाओ कंपनी में, बैंक में। उसके बाद भी अगर सामने वाला नहीं देके जाए तो उसके बाद उसको वो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है डीआरटी। क्या होता है डीआरटी का फुल फॉर्म? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या है? हाँ, जितने भी बैंक के लोन होते हैं ना प्रॉपर्टी के बिहाफ में, सब ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का देखती है, डीआरटी। डीआरटी से इशू हो जाता है कि भाई अब ये प्रॉपर्टी को हम नीलाम कर सकते हैं, और वो लीगल वे में नीलाम होता है, लाइव रहता है यूट्यूब के ऊपर और ऑनलाइन, कि कोई भी कुछ भी ऐसा झोल जमाल ना हो सके। और फिर वो नीलामी होती है, फिर जो चार्जेस वार्जेस कटा उसमें से पैसा बचा तो बायर को जाता है, तो सारा बैंक को चले जाता है। उसी दौरान जो 2-3 साल 2 साल 3 साल जो बैंक बंद रहता है फ्लैट, इसका मेंटेनेंस वगैरह पेंडिंग रहता है सोसाइटी का। तो जो बाय करता है
उसको ये 2 से 3 सालों का मेंटेनेंस सोसाइटी को पे करना पड़ता है, तब उसका एनओसी मिलता है, उसके बाद घर में उसकी एंट्री होती है। समझ में आया बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी? अच्छा, बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी में भाव कैसे डिसाइड होता है? इसमें प्राइस, यह जानकारी के लिए समझ लो, टकराएगा मार्केट में। किसी ने बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी का डील किया अभी तक? हेलो, कोई भी यहां से पहले? नहीं, ठीक है। प्राइसिंग में उसमें जितना उसका कस्टमर यानी बायर का जो आउटस्टैंडिंग है, पहले तो क्या करते हैं, मार्केट प्राइस निकालते हैं, जैसे दिखाई दे रहा है, हाँ, मार्केट प्राइस निकालते हैं। मार्केट प्राइस निकालने के बाद उसमें 10 to 20% डिस्काउंट करते हैं। उनका इंटेंशन ये रहता है कि बायर को पैसा कुछ मिल जाए, समझ में आ रहा है? जिसका फ्लैट है उसको कुछ पैसा मिल जाए, तो 10 से 20% डिस्काउंट करके वो मार्केट में रिलीज करते हैं। ऑनलाइन बहुत बड़ा लिस्ट आता है उसका, बैंक ऑप्शन प्रॉपर्टी का। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन होता है, उसमें जब बायर या कोई इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो जस्ट 1 महीने के बाद, 1 या 2 महीने के बाद फिर से उसका ऑप्शन होता है, वहां पे और 50% डिस्काउंट कर देते हैं, 40% कर देते हैं। समझ में आया? आप लोग 30% 40% डिस्काउंट करेंगे, उसमें इंटरेस्टेड कस्टमर आ जाते हैं। ऑप्शन होता है, अगर बिड नहीं हुआ, ऑप्शन में बैठे, किसी को कम लगा, ज्यादा लगा, या बिड अटक गया, होल्ड हो गया, किसी कारणवश नहीं हुआ, तो फिर 10% उड़ाते हैं उसको। हेलो, समझ आ रहा है बैंक ऑप्शन प्रॉपर्टी का प्रोसेस? अब 50% 40% उड़ाते हैं तो एनी हाउ उसका क्या है, ये क्या है, तुम्हें मालूम नहीं 10 बजे का टाइम है? सब लोग तुम्हारे सीनियर लोग हैं, तुमसे ज्यादा बिजी है, वो पहुंच गए, तुम कहाँ? गाड़ी वाली गलती है, ठीक है। अब 40-50% में तो एनी हाउ वो माल उड़ जाते। तो पहला बिड, दूसरा बिड, तीसरा बिड, चौथा बिड, 3 से मतलब कोशिश उनकी होती है कि दूसरे तीसरे बिड में हो जाए, नहीं तो चौथा बिड तो कंफर्म सेल हो जाता है। अब इसमें पैसा बैंक को मिलता है, बैंक से मिलने के बाद पूरे जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो डीआरटी डिपार्टमेंट से अप्रूवल कराने के बाद जितने चार्जेस होते हैं, विजिट चार्ज, ये चार्ज, सीलिंग चार्ज और गवर्नमेंट के चार्जेस वगैरह वगैरह सब काट कूट के अगर बचा तो मिलेगा, नहीं बचा तो भैया भूल जाओ। जितना दिन भर लिया, रह लिया, मजे कर लिया, राम राम, है ना? ये बेसिक सा फंडा है बैंक ऑप्शन प्रॉपर्टी का। यहाँ पे बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी आप लोगों को टंगाता है कहीं? हेलो, टंगाता है? बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी का हम लोग डील कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे सिंपल सी बात है कि अगर बैंक का नाम बायर को पता चल गया तो फिर बात खत्म हो गई, फिर आपको वो कभी भी चौकड़ी मार देगा। कि वो डायरेक्ट, अगर समझ लो मेरे को मालूम पड़ता है कि भाई HSBC बैंक का अगर ऑप्शन की प्रॉपर्टी है अपनी बिल्डिंग में, समझ लो हैप्पी होम हाइट में, ओके, और मालूम पड़ता है कि फ्लैट नंबर नहीं भी पता रहेगा ना, सिर्फ उसको बैंक का नाम मालूम पड़ जाएगा और बिल्डिंग का नाम मालूम पड़ जाएगा, बस यहीं से गेम हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास मैंने एक प्रोसेस बनाया था कि एक प्रॉपर बैंक ऑप्शन ब्रोकरेज फॉर्म बनाया था, जिसमें कस्टमर को हम लिखवा के लेते थे, थंब लगवा के लेते थे, साइन करवा के लेते थे कि भाई अगर आपने प्रॉपर्टी प्लाजा से दिखाया हुआ, हमारे साथ दिखाया हुआ कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेस करते हो तो उसका जो एग्रीमेंट वैल्यू होगी उसकी 3% 4% आपको ब्रोकरेज हमें देना होगा। एक बार ये डॉक्यूमेंट साइन कर लिया, उसके बाद फिर उसको कोई भी प्रॉपर्टी दिखाओ, दिक्कत नहीं। अब प्रॉपर्टी दिखाते ही वो फॉर्म पे साइन भी ले लोगे, ये एड्रेस, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाया है। इसमें थोड़ा साफ तरीके से काम करना पड़ता है, नहीं तो पैसे का रिस्क हो जाता है। अब कोई भी बंदा है अगर बैंक में डायरेक्ट पहुंचा तो पता चला कि भाई इस बैंक का प्रॉपर्टी है, तो बैंक में जाके पता कर लेगा ना, घर बैठे लैपटॉप में भी उंगली करेगा तो मालूम पड़ जाएगा उसको कि बैंक की वेबसाइट पे ही एक ये रहता है, पेज रहता है बैंक ऑप्शन प्रॉपर्टी का, उस पर जैसे विजिट करेगा वहां पे सारे एड्रेस के साथ प्रॉपर्टी आ जाता है। तो इस चीज में सावधानी रखना बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी में।
ठीक है, और कहाँ से सस्ता मिल सकता है? बैंक ऑप्शन हो गया, डायरेक्ट डेवलपर मीटिंग हो गया। हाँ, दिमाग है संदीप भाई का चल रहा है। संदीप भाई के लिए जोरदार तारीफ हो रहा है, 2 चीजें नया बना। रीसेल, रीसेल में किससे मालूम पड़ेगा? अरे नहीं, वॉचमैन फॉचमैन क्या बताएगा यार, कहाँ दिमाग है? ब्रोकर, और ब्रोकर को, ब्रोकर को कैसे मालूम पड़ेगा आपको आपके पास इन्वेस्टर है, या आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि वो ब्रोकर के पास है? उसके लिए फिर वो ग्रुप ही है, हैं? मेरे पास ऐसे खड़े के 4-5 लोग हैं, जिसको जितना पैसा बोलूंगा उतना डाल देगा। कोई ऐसा माल होगा तो बताना, खड़े पे 5-10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ डाल देगा फट से। माल सस्ता होना चाहिए। वैसे ही बाजार में मैंने 2 कस्टमर को कन्विंस किया था, लेकिन वो बोले विकास भाई वहां पैसे ही नहीं बढ़ते हैं। अच्छा, कमर्शियल होगा तो बताना। देखो संदीप भाई को तो उम्मीद मिल गई, मेरा वाली भाई रीसेल हो नया हो फर्क नहीं, मार्केट प्राइस का जो एवरेज प्राइस है उससे 20% 30% सस्ता होना चाहिए, है? अच्छा, मैं ये बताता हूँ, कई लोग ऐसे हैं कि कमर्शियल के लिए काम करते हैं, ज्यादा ज्यादा उनको कमर्शियल खरीदना होता है, और कमर्शियल सेक्टर के लिए हमारे पास ना बहुत कम लोग, ना कॉलिंग कर रहे हैं ना और कुछ ना और कुछ। इसका कुछ किया जाए ना कमर्शियल के लिए भाई। अब वीडियो तो एक पार्ट है, वीडियो से ही कभी थोड़ी काम हो जाता है। आपने जो बनाया है ना उसी में बहुत सारे कमर्शियल पाए हैं। बेचना भी तो टास्क है, उसमें ब्लैक व्हाइट का रेशियो रहता है। मालूम पड़ रहा है कि 10,000 का एग्रीमेंट है, 30,000 का भाव है, 20,000 रुपये रोकड़ा देना है। हाँ, अब बेचा भी ना, वहां पे माल भी बेचा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1-2 लोग को ना स्पेशली कमर्शियल के लिए ही डालो। क्या है सर्वे? अरे कमर्शियल में ज्यादा सर्वे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, 2-4 माल होता है, उसी में 1-2 पिन कोड पे 1-2-3 प्रॉपर्टी ही है, उसी में घुमा फिरा के क्लोज जाते हो। सेल्स पर्सन लोग के पास भी बहुत सारे मेरे पास ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर 100 फ्लैट देखता होगा बनता होगा तो एक दुकान बनता होगा, उससे भी कम एवरेज, 1000 एवरेज का एवरेज कर सकते हैं। 1000 फ्लैट पे एक दुकान। कई कई तो डब्ल्यू में देखा हूँ कमर्शियल बनाते ही नहीं है, डायरेक्ट रेसिडेंसी ठोक देते ऊपर से लेकर नीचे तक। हाँ, लॉन्ग लीज वाला प्लान कर देते हैं कि जीवन में भाड़ा मिलता रहेगा, रेंट मिलता रहेगा मेरे को। हाँ, एक चीज तो कर सकते हैं कि कुछ लोगों को ना कमर्शियल के लिए डेडिकेटेड उनको टास्क दे सकते हैं। और कमर्शियल के लिए जो मेरा में करेगा वही अंधेरी बोरीवली कांदिवली सब जगह करेगा, क्योंकि कमर्शियल माल ज्यादा मिलता नहीं है। गीत चुन के देखो, 100 बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल के बनते हैं तो एक कमर्शियल बनते हैं, 100 के ऊपर एक का एवरेज निकाल सकते हैं, या 1000 के ऊपर 100 के ऊपर। मेरा रूम में देख लो ना, 100 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कमर्शियल कितना है इनके? 2-3, मतलब वही हो गया 100 के ऊपर 2-3 का, 1-2-3 का एवरेज है। ठीक है, अभी हम लोग डिसाइड करते हैं कमर्शियल के ऊपर क्या कर सकते हैं। लेकिन कमर्शियल के लिए ना प्रॉपर प्लेयर आदमी ही चाहिए, बच्चा आदमी चाहिए भी नहीं। मैं पूरे बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, मतलब बोरीवली से लेके अंधेरी तक, बैंड्रा तक की बात कर रही हूँ ना। और सस्ता माल कहाँ से मिलेगा? इसके दिमाग में कुछ चल रहा है? इन्वेस्टर का माल, इन्वेस्टर बहुत कम नहीं खरीदते हैं। कैसे?
दुकान की बात कर रहे हो? तो ये ब्रोकर का पार्ट हो गया ना, ब्रोकर का पार्ट हो गया कि ब्रोकर से पता चलेगा कि भाई दोनों भाई में झगड़ा हो रहा है, फटाफट बेच के निकालना। जैसा हमने जहांगीर का बेचा था 4 BHK, वहाँ पे यही मगजमारी हो रही थी। 4 BHK 2200 उसको नहीं, कितना था, 1800 2100-2200 स्क्वायर फुट का प्रॉपर्टी 1,55,00,000 में बेचा उसको। 1-1.5 साल हुआ था हम लोगों ने बेचा था उसको। उसके बाद भी बिक नहीं रहा था उसका साल भर से। अभी सब लोग रीडेवलपमेंट हाँ हाँ, ये रीडेवलपमेंट में भी अगर प्रॉपर्टी निकलता है ये भी बेस्ट ऑप्शन है ना। हाँ, अगर उनको पता ही चल जाएगा तो फिर क्या के लिए बेचेगा वो, सीधी सी बात है। ये मामला चौकड़ी मार देते, ये बहुत कम। और सर रिडेवलपमेंट मतलब कई लोग खरीदते हैं क्योंकि किसी लोगों को रिस्क लगता है बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। कई बार कोई बिल्डर रेंट बोलता है कि देगा लेकिन बाद में देता नहीं, तो वो रिस्क अवॉइड करने के लिए बेचते भी है। अगर अच्छा अमाउंट अब उसको लग रहा है देगा कि तो एसआरए में देगा सर, एक ही बिल्डिंग सबको उठा के देगा। वो रिस्क रहता है तो लेते हैं, रिडेवलपमेंट वाले बेच देते हैं। नहीं, मेंटेनेंस की वजह से भी बेचते हैं। हाई मेंटेनेंस सर्विस जैसे कि चांद वाले की नहीं, रीडेवलपमेंट में ये जो बताया ना किसी ने कि जो अलग से टावर बना के देते हैं ना, वो मतलब वो कुएं से निकले और खाई में डूबे वाला हाल है उसमें। बिल्डर ही ले लेता है, बिल्डर ऑफर कर देता है। अच्छा, कचरा साइड में कर देता है तो कोई फायदा भी नहीं होता उसको। नहीं, ये डेवलपर का कंडीशन है। आजकल जो पीएमसी वाले के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, वो पीएमसी का नाम सुना है किसी ने? एक ही ने सुना है यार। हे भगवान, ये सब शब्द का नाम याद रखो ना। किस काम के बुरा लोग हैं तुम लोग यार, तुम लोग का दलाली भी दिखा है क्या? तुम लोग भी नहीं जानते नयन भाई, अरुण भाई, करण भाई, मालूम ही नहीं क्या होता है पीएमसी? बताओ। हाँ, एक एक करके बात तो सही आ रहा है, लेकिन एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। किसको? हैं? क्या? हम लोग ने पीएमसी अपॉइंट करवाया ना। कौन से कंपनी को? ये हम लोग के डैफोडिल्स जो हम लोग का सोसाइटी है ना, उसमें हम लोगों ने पीएमसी को अपॉइंट करवाया, तो उसने हम लोग को मतलब अच्छा आया है, 2-4 जगह से हम लोग को रिव्यू आया है। अब वही बात चल रही है। कितना एडवांस देना पड़ रहा है सोसाइटी को? सोसाइटी को अभी जो बिल्डर आ रहे हैं वो लोग तो 50,000 देके हमारा टेंडर लेके जा रहे हैं, और पीएमसी तो 2% पे कुछ हुआ है। पीएमसी को कम से कम अभी कुछ 5 करोड़ रुपए चाहिए, चाहे लोन करके दो चाहे सोसाइटी फंड से दो। नहीं, वो तो अभी 2% का ठीक है, खाली एक ही आदमी को थोड़ा बहुत पता है, इसको भी पूरा पता नहीं चल रहा है, तो थोड़ा पीएमसी समझ लो, क्योंकि आने वाले टाइम में डेवलपर रिडेवलपमेंट से ज्यादा पीएमसी रिडेवलपमेंट आने वाला है। समझ आ रहा है? जानना है पीएमसी क्या है? पीएमसी का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ठीक है, चाहिए तो लिख लो। दलाल होने के नाते ना नॉलेज सब होना चाहिए। समझ आ रहा है? जहां से कस्टमर जो सवाल करे उसका करेक्ट नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं हवा में फेंका फाट है ना, भगा देगा लात मार के। क्या हुआ? ठीक है, हो गया टाइम। कस्टमर है अभी कहाँ, कितना बजे? हाँ, पीएमसी पूछ रहा हूँ तो पीएमसी ऐसा हवे में जा रहा है। अभी पीएमसी बोलेगा बिल्डर तो क्या समझ आएगा? नहीं भाई, तो फेंका फाक चालू करते हैं। पीएमसी को प्रोजेक्ट में माल बेचे कि नहीं? अपना राकेश वाला था वो, आपने हाँ, वो है, अभिजीत वाला है, वो बेचे थे उसमें। दिखाया जाते बांद्रा में था, आपको भेजा था मालूम है, वो गुरु का बाजू में। और किसका कस्टमर है अभी 11 बजे? नहीं ना, कल ये दोनों बहादुर का है। हमारा 12 बजे। 12 बजे मेरा ऑर्डर है ना? हाँ, मेरा ऑर्डर है तो ठीक है। अरे पानी लेके आओ ना मेरा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट पीएमसी को रिडेवलपमेंट देने का बेनिफिट सोसाइटी को क्या है वो थोड़ा समझ लो। कौन कौन जा रहे हैं? 4 जन। अच्छा, 15 भी जा रहे हैं।
नहीं कुछ होगा काम, कस्टमर से रिलेटेड काम होगा, अगले मुद्दे जा रहा हूँ। अगली बार से ना मुद्दा सोच के रखना, मैं अपने मुद्दे से शुरू करूंगा, इस वजह से किया है, जहां अटक रहे वहीं से। अब मैं नोट्स बना के नहीं रखूंगा। PMC का फुल फॉर्म क्या है? अब ये कंपनी करती क्या है वो जानते हैं। अभी बिल्डर है, बिल्डर अगर किसी सोसाइटी को ले रहा है डेवलपमेंट के लिए, आवाज आ रहा है पीछे तक? हाँ? अब बिल्डर अगर सोसाइटी रिडेवलपमेंट के लिए ले रहा है तो बिल्डर क्या देता है सोसाइटी को? रेंट देता है 1 साल का, रेंट देता है और रेंट मेरा इंटरेस्ट करके देता है, या बढ़ा के जो 1 मीटर का थोड़ा ठीक है, ये रेंटल का तो समझ में आया। अब बढ़त कितने का देता है एवरेज? 30%। जो हाई पे वो 20 से हार्ड हो गए तो 30%, बराबर? ज्यादातर ये 30% वाले बहुत कम है, 30% नहीं देते डेवलपर। बहुत हाई डिमांडेबल एरिया है जहां पे माल बिक सकता है, जैसे अभी ओबराय वाला है जो बोरीवली में, उसी के सामने देवीपाड़ा लोकेशन है, वहां पे हाईवे पे है वो प्रॉपर, मालूम है देवीपाड़ा जानते हैं सब लोग? और स्काई सिटी बना है वहां पे जानते हैं? वहां पे 25% 30% का हाइक देगा, और थोड़ा अंदर के लोकेशन में है ना, वहां 15 से 20% में निपटा देते हैं। भाई लेना है तो लो, नहीं तो हम दूसरी जगह डेवलप कर लेंगे। और ऐसे में किसका नुकसान होता है? सोसाइटी का, एक्चुअल यूजर्स का। पीएमसी क्या करती है? पीएमसी बोलती है कि भाई आप एक काम करो, मेरे को 2% सिर्फ सर्विस चार्ज दो। पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक कंपनी होती है जो प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करना है, बिल्डिंग कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर वो एडवाइस करती है, उसके ऊपर अपनी टीम लगा के वो काम करती है। अब 2% सर्विस चार्ज पूरे प्रोजेक्ट वैल्यू का, जैसे समझ लीजिए कि एक बिल्डिंग में अगर 200 फ्लैट है तो उस टाइम पे एफएसआई था उसका, अगर समझ लो आधे का। मेरा रोड में है 20 साल पहले एफएसआई कितना था? एफएसआई समझते हैं कितने लोग? अच्छा नहीं लोग, ये भी प्रॉब्लम है। एफएसआई को मैं शॉर्टकट में 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ। पहले लिखो एफएसआई, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ओके, अभी फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि समझ लो 1 लाख स्क्वायर फुट का अगर जमीन है, आपने खरीदा है डेवलपमेंट के लिए, तो 1 का एफएसआई है। यहाँ पे क्या होता है ना, पिन कोड के हिसाब से, सर्वे नंबर, हिस्सा नंबर के हिसाब से, पिन कोड के हिसाब से डिसाइड होता है। वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है कि भाई वहां पे एफएसआई 1 का रहेगा कि 2 का रहेगा कि 3 का रहेगा। समझ में आ रहा है? एफएसआई 1, 2, 3 मतलब यह हो गया कि एफएसआई अगर 1 लाख स्क्वायर फुट का लैंड आपने बिल्डिंग बनाने के लिए खरीदा है तो उसमें 1 लाख स्क्वायर फुट आप सेलेबल कारपेट एरिया बना के बेच सकते हैं। बाकी आप कितना गार्डन बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। आप सेलेबल कारपेट एरिया, यानी कि आज के डेट में तो रहना कारपेट हो गया है, आज के डेट की बात करते हैं, पहले सेलेबल कारपेट एरिया था लेकिन बिल्डअप पे बेचते थे। अभी रेरा 1 लाख स्क्वायर फुट रेरा कारपेट आप बना के सेल कर सकते हैं। समझ में आ गया? 1 लाख स्क्वायर फुट का जमीन है, 1 लाख स्क्वायर फुट बना के बेच सकते हैं। 1 लाख स्क्वायर फुट मतलब कितना फ्लैट हो गया? हेलो, अरे यार, अगर समझ लो 1000 स्क्वायर फुट का बड़े ये 500 फुट का फ्लैट है 2 BHK, मेरे साथ में एक्टिव रहो तब समझ में आएगा एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है। कस्टमर से डिस्कस करने में आसान रहेगा जब कोई सवाल ऐसे आते हैं तो। किसका? अच्छा, दे दो ना। अभी आपको ही मालूम नहीं रहेगा, कस्टमर कोई सवाल किया, चुपचाप मुंह लटका के बैठेंगे तो क्या मैं आपको ट्रस्ट करेगा बुकिंग के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए? समझ आ रहा है? अभी मैं जब टकराता हूँ ना कस्टमर से, तो कस्टमर खाली एक सवाल बोले, उसके बाद मैं टेप की तरफ स्कूल जाता हूँ और चुपचाप को पकड़ की तरफ सुनता है शांति से। क्यों सुनता है? उसको मालूम है मैं सुन रहा हूँ तो उनको काम आएगा।
आप उसके सामने ये साबित करना पड़ेगा कि मैं बाप हूं, जो तुझे नहीं आता है वो मुझे आता है, तो मैं तेरा काम अच्छे से कर सकता हूं। समझ आ रहा है? ये विश्वास दिलाना पड़ेगा। कैसे विश्वास दिलाओगे? दौड़ के, भाग के, दिखा के। वो एक पार्ट है। सामने वाला भी तो भाग कर सकता है, ले सकता है ना, फिर आपको क्यों चुन रहे हो? क्योंकि भाई मैं ऐसे बंदे से हाथ मिला के काम कर रहा हूँ जिसको नॉलेज है, एटलीस्ट वो मेरा काम सब अच्छे से कर सकता है। ठीक है, 1 लाख स्क्वायर फुट है, अगर 1 लाख स्क्वायर फुट का जमीन है और 1 का FSI है ना, तो कितना स्क्वायर फुट उसको बेचने को मिलेगा बना के? 1 लाख स्क्वायर फुट। 1 लाख स्क्वायर फुट में अगर समझ लो कि 500 स्क्वायर फुट का फ्लैट है तो कितना फ्लैट बनेगा? 200। अब 1 लाख स्क्वायर फुट है और 1 लाख स्क्वायर फुट में मोटा मोटी कितना गुंठा होएगा, कितना एकड़ होएगा? 2.5 एकड़ के जमीन पे 200 फ्लैट बनाना, अगर साथ वाले का भी बिल्डिंग बनेगा तो भी 2 बिल्डिंग में बन जाएगा। एक फ्लोर पे अगर 4 फ्लैट बनता है तो 7-7 माले की बिल्डिंग बनती है तो कितने बिल्डिंग में बन जाएगा? 7 चौक 28 बराबर 4 बिल्डिंग नहीं, 25 अठे 200 बराबर 15 माले का बना ले, फिर कितना होगा? कितना बिल्डिंग बनेगा? 15 14 60 18 3 बिल्डिंग। ये कैलकुलेशन जो कर रहा है राजेश, समझ में आ रहा है सबको? अब देखो, एक ये टावर है, एक ये टावर है, एक ये टावर है। अगर इसमें एक फ्लोर पे 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माले की बिल्डिंग है तो एक फ्लोर पे कितना हो गया? 4। 15 माले पे कितना हो गया? 60 मल्टीपल बाय 3 180, अप्रोक्सीमेटली 200 फ्लैट बन गए 3 टावर। 2.5 एकड़ का जमीन 3 टावर बनना है, बाकी का जमीन पे क्या करेगा? एमिनिटीज। ठीक है, FSI का कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? अब ये 1 का FSI अभी कहां पे चल रहा है, कौन से लोकेशन पे मालूम है विजय? अभी विरार का क्या है? विरार का शायद 1.5 या 2 का है ना, 1.5 का है। 1 का अभी पालघर और उधर का वाड़ा साइड का 1 का है। मेरा वाला कितना है? नहीं, 3 का। मेरा वाला 3 का है, 4 का वोट है। किसने बोला? नहीं, कहीं से सुने हो या अपने मन से बोल रहे? देखो गूगल करो, 3 का ही चल रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन अभी हो सकता है कि नया रूल पास हुआ हो अभी इस 2026 में, तो बता नहीं सकता हूँ। तो ठीक है, टैक्सेशन का पार्ट अपना नहीं है। देखो, टैक्सेशन का पार्ट चार्टर्ड अकाउंट का है। जब ये टैक्सेशन पे आ जाए तो उसको चार्टर्ड अकाउंट से मिला दो। अपने प्रॉपर्टी लाइन की एक्सपर्टीज रखो, समझ रहे हैं? सर 2.5 से 5% चल रहा है। हाँ सर, मेरा रोल ओके, 3 का ही चल रहा है, मैं भी जानता हूँ, जहां तक 3 का ही चल रहा है। अब 3 का मतलब क्या हो गया? 1 लाख स्क्वायर फुट का जमीन है तो कितना बना सकते हैं, बेच सकते हैं? 3 लाख। 1 लाख फुट जमीन पे 1 लाख स्क्वायर फुट पे 3 लाख सेलेबल कारपेट। अब 3 लाख सेलेबल कारपेट मतलब कितना टावर खड़ा करना पड़ेगा? समझ लो, सामने वाले को बड़े बड़े एमिनिटीज बनाना है तो क्या करेगा वो? कितना हाईएस्ट टावर बना देगा? कैसे बना देगा? 50 माले का भी बना सकता है। नहीं, क्यों नहीं बनता है? खाली ये बनता है और नहीं बनता है बात करेगा ना तो तुमको कोई भी बोल देगा, रोड पे चलता हुआ गाड़ी बोल देगा, अरे मेरा रोड में तो 35 से ऊपर बनते ही नहीं है। भाई आपको डेप्थ जानकारी होनी चाहिए कि क्यों नहीं बनता है। अगर सामने वाला बोलेगा क्यों नहीं बनता है, तब क्या जवाब बोले, वो मेरे को जानना है। उतना तो 4 साल का बच्चा भी बोलेगा नहीं मैं देखा हूँ 35 माले से ऊपर बनता ही नहीं है, 40 माले से ऊपर बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता है? ठीक है, 35 माला 40 माले अभी मीरा रोड में जिस तरह से FSI है ना कि 50-50 माले का टावर, 100 माले का टावर ठोक सकते हैं, नीचे बड़े बड़े स्विमिंग पूल क्लब हाउस बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना रहे। क्यों बना रहे नहीं?
ज्यादा ज्यादा 30-35 माले का ही परमिशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे रही है। वो डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, एक तो ये हो गया। दूसरा सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से जमीन कितना दलदल है, क्या कंस्ट्रक्शन बना रहे हो, कितना पाइलिंग जमीन के अंदर डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये डिसाइड करता है कि हाई राइज कितना ऊंचा टावर बनेगा। अंधेरी ईस्ट में 18-20 ज्यादा से ज्यादा 22 कहाँ है? नहीं है। 22 है सौरभ? 22 कहीं नहीं। ईस्ट एयरपोर्ट के आसपास, एयरपोर्ट के कम से कम 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी तुमको 18-20 माले से ऊपर मिलेगा ही नहीं। समझ में आया? बेसमेंट होगा जमीन के नीचे घुसा देते हैं 4-5 माला, ऊपर नहीं। क्यों? क्या वहां पे तो बॉम्बे का तो 5 से 6 का एफएसआई चल रहा है, क्यों नहीं घुसा रहे? एयरपोर्ट का ना, एयरपोर्ट का रेडिएशन हो गया, एरोप्लेन का फ्रीक्वेंसी हो गई, कुछ टकरा गया, फुट फाट गया, मर आ गए, इसकी वजह से। समझ आया? तो ये वजह है। बहुत सारी वजह होती है कि हाई राइज टावर बनना कि नहीं बनना। बुर्ज खलीफा बनाने के लिए दुबई में 1-1.5 साल का ऑब्जेक्शन, 2 साल का ऑब्जेक्शन चला था कि इतना हाई राइज टावर बनेगा तो एयरपोर्ट ये वो किधर, तो उसका लोकेशन डिसाइड हुआ था। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें डिसाइड करती है कितना हाई राइज टावर बनेगा। अच्छा, हाई राइज टावर बना, फ्लैट ज्यादा बने तो फायदा किसको होगा? बिल्डर को। और खाली बिल्डर को फायदा होगा तो बिल्डर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पॉलिटिशियन लीगली दिखा नहीं सकते ना, बेनिफिट तो बहुत होता है लेकिन वो लीगली शो नहीं कर सकते। अभी जितने भी मिरार में बन रहा है या वसई विरार में बन रहा है, हर जगह कट फिक्स है कि 100-200 रुपए पर स्क्वायर फुट पूरे बम्बई में। जो वहां पे सत्ता में है उनका फिक्स है, 100-200 रुपए पर स्क्वायर फुट घर पहुंच जाता है, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। समझे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, बिल्डर, मेजर बेनिफिट तो यही है। बैंक तो कहीं पे भी लोन कर लेगी, 7 माला क्या, 15 माला क्या, 20 माला क्या, 25 माला क्या, 50 माला क्या, है ना? तो अक्सर ये जो एफएसआई का लेवल बढ़ता है ये म्युनिसिपैलिटी डिसाइड करती है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही उसको बढ़ाती है समय के अनुसार। वो डिपेंड करता है उस एरिया का डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई का मतलब कितने लोग जानते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत लोग नहीं जानते। डिमांड, सप्लाई मतलब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम फ्लैट बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, बेच रहे हैं, बेचने के लिए। और डिमांड मतलब वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, जिस तरह से माल बन रहा है उस तरह से बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। मेरा का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है? वैसे पूरे एक पिन कोड के हिसाब से ये चलता है, प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं चलता। वसई में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है? विरार क्या? विरार में सप्लाई ज्यादा है डिमांड के अलावा। थाने, थाने का एवरेज लेवल ओके है, दोनों इक्वल है। अभी थोड़ा ये अपना जो आ रहा है ना बोरीवली वाला टनल, उसकी वजह से डिमांड ज्यादा आ रहा है। अब ये चीजें डिसाइड करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिमांड और सप्लाई के ऊपर कि एफएसआई बढ़ाना है कि कम करना है। समझ आ रहा है? ठीक है। अब एफएसआई का मतलब समझ में आ गया? हेलो, अब टीएमसी क्या कर रही है? 2% चार्ज ले रही है सिर्फ। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर एफएसआई उस टाइम का आधे का था मीरा रोड का, अगर आधे का था और आज 3 का है तो क्या होगा? अगर 30 साल पहले मीरा रोड में आधे का था
और आज 3 का है, तो एक सोसाइटी में अगर 200 फ्लैट है तो आज कितना फ्लैट बनेगा अप्रोक्स 600। वो भी कारपेट एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, अगर 1 BHK है 2 BHK बनाता है तो 500, लेकिन वो जो कारपेट एरिया जितना है वो रेवेन्यू उसके हिसाब से जनरेट होगा। अब सोसाइटी को क्या बेनिफिट हुआ, 2% देने से अच्छा ज्यादा बेनिफिट है कि 70% होने से?